आम लोग सामान महंगा खरीद रहे हैं, इसका सीधा मतलब है सामान महंगा हुआ है। अब ये तो विपक्ष का नैरेटिव है, विपक्ष का काम भी है अपने हिसाब से नैरेटिव बनाना, लेकिन तथ्य क्या है, सच क्या है, ये तो सिर्फ आंकड़े बताएंगे ना। तो चलिए बोर्ड बाबू की मदद से फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बोर्ड बाबू जो कहते हैं उसे कोई कैसे झुठला सकता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए ये आपके सामने महंगाई सच या नैरेटिव उसका पूरा चिट्ठा है। सामान कौन सा है यहां पर? अटल सरकार में, मनमोहन सरकार में और मोदी सरकार में, ठीक है। और सबकी तारीख देख लीजिएगा आप, ये क्या लिखा है 25 अगस्त, ये क्या लिखा है 25 अगस्त, ये 2003 है, ये 2013 है और ये क्या है 2026। इसमें है मोदी सरकार, 2013 में मनमोहन सरकार और 2003 में अटल सरकार। सामान कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई 22 रुपए प्रति किलो, मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो, मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब बड़ा कितना, बड़ा कितना 22 से 34 कितना हुआ 54% और 34 से 64 कितना हुआ 88%। अब प्याज में आ जाइए, 18 रुपए प्रति किलो, इजाफा कितना हुआ 18 से 40 का मनमोहन सरकार में 40 रुपीज 100%। अब ये 40 रुपीज जो 2013 में किस चीज का, प्याज का दाम था, वो अभी कितना हो गया है 40 से 44% हो रहा है। तो कितना हुआ इजाफा 22%। अब इधर की तरफ आइए, बहुत महंगाई बढ़ गया। दूध 18 रुपए प्रति लीटर, 40 रुपए हुआ, यानी आंकड़ा कितना हुआ भाई 122% इजाफा हुआ। और यही 40 रुपया बढ़कर मोदी सरकार में हो गया 60 रुपए प्रति लीटर, इजाफा कितना हुआ 50%। अब ये बताने के पीछे का मकसद क्या है, आप जो है यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ, यहां से, अच्छा ये जो दूध है ये सोन दूध है जिसकी कीमत मैं आपको बता रही हूँ, टोन दूध, ठीक है। टोन दूध की कीमत मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, फुल क्रीम नहीं। फिर आपने कहा कि भाई अब चलिए नेक्स्ट बताइए, ये आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, महंगाई में सच नैरेटिव में सामान कौन सा आ गया, घरेलू सिलेंडर। अटल सरकार में कितना होता था 241 रुपए, मनमोहन सरकार में कितना हुआ 942 रुपए। कितना % इजाफा हुआ अटल से मनमोहन के कार्यकाल में 290% का इजाफा हो गया। यहाँ नीचे की तरफ नजर डालिएगा आप, ठीक है। अब ये 942 से कितना हो गया है 939 रुपए और इजाफा कितना हुआ है दिख रहा है 0.3% का इजाफा हुआ है, महंगाई का सच। और इनफैक्ट इजाफा नहीं हुआ है, हाँ भैया 942 से 939 तो इजाफा कहाँ हुआ, तो कम हुआ ना, कम हो गया ये तो। चलिए भाई गेहूं पर आइए, 6 रुपए प्रति किलो, मनमोहन सरकार आते आते इजाफा हुआ 200% का 18 रुपए प्रति केजी। और फिर मनमोहन से मोदी की तरफ इजाफा 18 से 31 रुपए प्रति केजी हुआ, कितना हुआ 72%, पर यहां कितना था 200%। अब आप आइए डीजल में। अब ये सब क्यों बढ़ता है, क्योंकि भाई डीजल का दाम बढ़ता है ना, सही बात है ना। डीजल जिसका असर सबसे ज्यादा होता है खुदरा सामान की रेट पर पड़ता है, वो अगस्त 2003 से 20 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर जो बिक रहा था, 20 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर। मनमोहन सरकार में कितना हो गया 51 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, इजाफा कितना हुआ 152.78%। और ये अब पहुंच गया मोदी सरकार में 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, इजाफा कितना हुआ 85.2% का। अटल सरकार कह रहा है पीछे आइए भैया, लेकिन उसी हिसाब से आपकी कमाई भी बढ़ी है। अटल वाली सैलरी भी चाहिए? बोलो बोलो, टेल नहीं। ये सीधा और सिंपल आंकड़ा है, कोई तोड़ मोड़ नहीं, जिसमें चीनी से लेकर प्याज सबके सब आ गए, गेहूं डीजल सब। मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, वो भी सबसे हाई प्राइस पर तुलना करने के बाद बता रही हूं, चीनी के दाम में। बाकी के दाम आपने देख लिए, वो भी तब जब वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 साल का फर्क था।
मोदी सरकार के मामले में 13 साल का फर्क है। अब कितनी महंगाई बढ़ी? महंगाई मैन कौन है? एक और आंकड़ा बताऊं आपको, और सिर्फ आंकड़ा नहीं, कोई कहानी नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस। अगले चैप्टर में अब नैरेटिव नहीं, एब्सोल्यूट डिप्लोमेसी है। भारत की उस त्रिशक्ति तस्वीर का चैप्टर जिसने व्हाइट हाउस में उठापटक मचा दी है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक ट्रंप की टीम इन तस्वीरों को रिवाइंड कर करके देख रही है। एक तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरी तरफ बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल और तीसरी तरफ जापान में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। 3 चेहरे, 3 देश, 3 अलग अलग मोर्चे। भारत का फॉर्मूला देखिए, रूस से एनर्जी, चीन से सिक्योरिटी, जापान से टेक्नोलॉजी, उसके ट्रांसफर पर बातचीत। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत ने पूरी दुनिया को क्लियर कट मैसेज दे दिया, भैया दोस्ती अपनी जगह, लेकिन भारत का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दांत पीसते हुए पूरी दुनिया को धमकी दे दी कि ईरान से दोस्ती महंगी पड़ेगी, ईरान से कोई भी व्यापारिक रिश्ता रखेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं। ईरान के 2 बेहद करीबी साझेदार रूस और चीन, दोनों से भारत अलग अलग रणनीतिक मोर्चों पर बातचीत कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जयशंकर मॉस्को क्यों गए, डोभाल बीजिंग क्यों पहुंचे और पीयूष गोयल टोक्यो क्यों गए। आज इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की नई रणनीति को आप समझिएगा आसान शब्दों में। पीएम मोदी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक बात तो क्लियर है कि भारत किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करने वाला है। क्लियर? आज आपको इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की कूटनीति और रणनीति का चैप्टर देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी की शुभकामनाएं और निजी संदेश उनको सौंपा। इस दौरान पुतिन ने यह भी कह दिया कि मोदी जी से जल्द ही मुलाकात की उम्मीद है। बस यहीं से कहानी में थोड़ा भूचाल आ जाता है। व्हाइट हाउस स्टाफ के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि अगला पड़ाव है किर्गिस्तान। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने वाले एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात होने की पूरी संभावना है। और यह मामला सिर्फ 2 नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी एक ही मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग। अब जरा कैलेंडर पलटिए। एससीओ के सिर्फ 11 दिन बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, और अगर पुतिन और जिनपिंग दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर वही 3 चेहरे एक बार फिर साथ होंगे, आमने सामने होंगे। यानी वॉशिंगटन अगर कैलेंडर देख रहा है तो शायद कैलकुलेटर भी साथ लेकर बैठा होगा, क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। पहले किर्गिस्तान, मोदी, पुतिन, जिनपिंग, फिर दिल्ली, मोदी, पुतिन, जिनपिंग। इस पर आगे हम मैं और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कल मॉस्को में जो हुआ उससे ट्रंप की टीम की परेशानी कैसे बढ़ गई है वो बताती हूं, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का वादा फिर से दोहरा दिया है। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी कारोबार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच करीब $60 अरब का व्यापार हो चुका है। यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की धमकी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा है। ईरान युद्ध से भारत में कच्चे तेल और यूरिया का संकट पैदा हुआ, लेकिन रूस के जरिए सप्लाई जारी रही। अब रूस भारत को यूरिया सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 में भारत ने अपनी जरूरत का करीब 60% फर्टिलाइजर रूस से मंगवाया था। जून 2026 तक भारत ने कुल कच्चे तेल का 50 से 55% हिस्सा रूस से इंपोर्ट किया था। इसके बदले में भारत अब रूस को दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और दूसरे सामानों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर अमेरिका इसलिए भी भन्नाया है क्योंकि दोनों देश अपने व्यापारिक लेन देन के लिए किसी एक करेंसी या डॉलर पर निर्भर नहीं है। ये दोनों देश मल्टी करेंसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रुपया और रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका को पहले ही अपने डॉलर की साख गिरने की चिंता सता रही है।
अब आपको रूस के सीधे